Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Unity College, and today we are here to discuss about the very important concept of Muslim personal law and the religious ceremonial practices which is involved in the same. To start with, we have to know who is a Muslim. If we go into this categorization, the person who is taking birth in a family where both the parents are following the Muslim religion, the religion of the child will also be considered as a Muslim. मीनिंग कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म ले रहा है जिसमें दोनों माता पिता का धर्म मुस्लिम है और वो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उस बच्चे का धर्म भी रिलीजन उसका मुस्लिम ही माना जाएगा. एंड ऑन द अदर साइड, अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन के हिसाब से अगर मुस्लिम कम्युनिटी में जाना चाहता है तो वो व्यक्ति मुस्लिम की कैटेगरी में आ जाएगा. इन दोनों ही कैटेगरीज में हमारी और फर्दर बाइफिकेशंस इस प्रकार है कि अगर एक व्यक्ति जहाँ पर दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो उसका रिलीजन मुस्लिम है, लेकिन अगर कोई एक पेरेंट मुस्लिम नहीं है तो उस आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि उस व्यक्ति या उस बच्चे की परवरिश किस रूप में करी गई है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करी गई है, और उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि उस बच्चे का रिलीजन क्या होगा. लेकिन ये निर्धारित सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती है. अगर हम कन्वर्जन की तरफ चलें तो 18 वर्ष तक का व्यक्ति अपना रिलीजन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द पेरेंट्स ही मानेगा, लेकिन आफ्टर टर्निंग 18 द पर्सन हैज अ राइट टू चूज विच रिलीजन टू फॉलो, विच इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ और अंडर द umbrella of Article 25 of the Indian Constitution, which is giving us the freedom to practice any religion of your own choice. अगर हम इसी में आर्टिकल 25 की तरफ और ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये कैटेगरी आती है कि वहां पर 3 इंपॉर्टेंट पीस दिए हुए हैं आर्टिकल 25 में, दैट इज टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. अब इन तीनों शब्दों का मतलब ये है कि प्रोफेस मतलब कि कोई व्यक्ति जब ये डिक्लेयर कर देता है पब्लिक एट लार्ज में कि वो इस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, दैट इज ही और शी इज चूजिंग द रिलीजन विच एवर दे विश टू फॉलो. एट द सेम टाइम प्रैक्टिस, जब उस रिलीजन या रिलीजियस सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस को वो व्यक्ति फॉलो करता है और उसको फॉलो करते हुए वो प्रैक्टिस करता है उन सेरेमनीज को, तो वो व्यक्ति उस रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करना चाहता है. और तीसरा होता है हमारा प्रोपोगेट, दैट इज जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं और हम आगे व्यक्तियों को प्रमोट करते हैं कि आप भी उस रिलीजन को फॉलो करो. बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, rather it is a partial right, or maybe this cannot be forced on any other person at the same time. To start with, we have to know who is a Muslim. If we go into this categorization, the person who is taking birth in a family where both the parents are following the Muslim religion, the religion of the child will also be considered as a Muslim. मीनिंग कि अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म ले रहा है जिसमें दोनों माता पिता का धर्म मुस्लिम है और वो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो उस बच्चे का धर्म भी रिलीजन उसका मुस्लिम ही माना जाएगा. एंड ऑन द अदर साइड, अगर कोई व्यक्ति कन्वर्जन के हिसाब से अगर मुस्लिम कम्युनिटी में जाना चाहता है तो वो व्यक्ति मुस्लिम की कैटेगरी में आ जाएगा. इन दोनों ही कैटेगरीज में हमारी और फर्दर बाइफिकेशंस इस प्रकार है कि अगर एक व्यक्ति जहाँ पर दोनों पेरेंट्स मुस्लिम हैं तो उसका रिलीजन मुस्लिम है, लेकिन अगर कोई एक पेरेंट मुस्लिम नहीं है तो उस आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि उस व्यक्ति या उस बच्चे की परवरिश किस रूप में करी गई है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करी गई है, और उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि उस बच्चे का रिलीजन क्या होगा. लेकिन ये निर्धारित सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती है. अगर हम कन्वर्जन की तरफ चलें तो 18 वर्ष तक का व्यक्ति अपना रिलीजन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द पेरेंट्स ही मानेगा, लेकिन आफ्टर टर्निंग 18 द पर्सन हैज अ राइट टू चूज विच रिलीजन टू फॉलो, विच इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ और अंडर द umbrella of Article 25 of the Indian Constitution, which is giving us the freedom to practice any religion of your own choice. अगर हम इसी में आर्टिकल 25 की तरफ और ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये कैटेगरी आती है कि वहां पर 3 इंपॉर्टेंट पीस दिए हुए हैं आर्टिकल 25 में, दैट इज टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. अब इन तीनों शब्दों का मतलब ये है कि प्रोफेस मतलब कि कोई व्यक्ति जब ये डिक्लेयर कर देता है पब्लिक एट लार्ज में कि वो इस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, दैट इज ही और शी इज चूजिंग द रिलीजन विच एवर दे विश टू फॉलो. एट द सेम टाइम प्रैक्टिस, जब उस रिलीजन
या रिलीजियस सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस को वो व्यक्ति फॉलो करता है और उसको फॉलो करते हुए वो प्रैक्टिस करता है उन सेरेमनीज को, तो वो व्यक्ति उस रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करना चाहता है। और तीसरा होता है हमारा प्रोपोगेट, दैट इज जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं और हम आगे व्यक्तियों को प्रमोट करते हैं कि आप भी उस रिलीजन को फॉलो करो। बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, रादर इट इज अ partial right or maybe this cannot be forced on any other person at the same time. जब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो अब हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट कि निकाह किस प्रकार होता है। निकाह या मैरिज जो हम कहते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी के लिए। जैसे हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि मैरिज इज़ अ सेक्रामेंट। When it comes to Muslim personal law, it is no more a sacrament, but it is a contract. Purely a contract which is given under the case of अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, कि कोई भी मैरिटल रिलेशनशिप जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में किया जा रहा है वो सिर्फ एक सेक्रामेंट नहीं है। हाँ, अगर कुरान के हिसाब से देखें तो वो एक डिवाइन एक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम वैलिड निकाह की बात करें तो उसके कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए जब भी कोई निकाह परफॉर्म होता है। तो उसमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, तो वो होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसको हम कहते हैं इज्ब एंड कबूल। जब भी कोई बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी इंटरफेरेंस के या बिना किसी कंडीशंस को लागू करे कोई व्यक्ति ऑफर करता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को टू मैरी द सेम, और दूसरा व्यक्ति विदाउट एनी काउंटर अटैक और एनी काउंटर कंडीशंस अप्लाई टू द सेम, जब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म हो गया है। उसी के साथ आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता है जब हम अपनी मनमर्जी या अपनी सहमति किसी चीज़ के लिए दर्शा रहे हैं। वो सहमति ना ही फोर्सफुली आनी चाहिए, ना ही फ्रॉडुलेंटली आनी चाहिए, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन से आनी चाहिए, तभी एक निकाह वैलिड हो सकता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो होता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी होता है व्हेन द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड एंड हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। साउंड माइंड होता है जब मेंटल कैपेसिटी होती है दो लोगों के बीच में, और दूसरी तरफ होता है एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है खयारुल बुलुग। खयारुल बुलुग या एज ऑफ प्यूबर्टी का मतलब होता है कि दोनों ही लड़का और लड़की की उम्र जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक वैलिड निकाह में एंटर करने के लिए वो दी हुई है 15 वर्ष की। जब दोनों के दोनों व्यक्ति फ्री कंसेंट के साथ इस एज को अटेन कर मैरिटल रिलेशनशिप में जाने के लिए अग्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो एक वैलिड कंडीशन है किसी भी वैलिड निकाह को पूरा करने के लिए। उसी के साथ साथ एक कंडीशन हमारी आती है जिसको हम कहते हैं मेहर, विच इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि मेहर यहाँ पर हम कई बार कंपेयर कर लेते हैं कंसिडरेशन से, क्योंकि हमने क्या बोला कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में दी गई कंसिडरेशन और एक मैरिज में दिया हुआ मेहर आर नॉट द सेम थिंग। मेहर होता है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है ड्यूरिंग द मैरिज और आफ्टर द मैरिज, अगर उन्होंने प्रॉमिस करा हुआ है कि हम मेहर का पैसा देंगे, और वो जो मेहर होता है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाती है उस वाइफ की, जो वो कभी भी अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है, या तो डेथ के केस में या डिवोर्स के केस में, या अगर शादी नॉर्मल चल रही है जब भी उसको रिक्वायरमेंट लगेगी वो मेहर का पैसा अपने पति से ले सकती है। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो वो और अलग एक कंसेप्ट है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ जो अगला हमारा कंडीशन आता है वो आता है हमारा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। हम जब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब हम अभी काइंड्स ऑफ मैरिज पढ़ेंगे तो पॉलीगैमी का एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है, तो यहाँ पर भी एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ देयर आर सर्टेन रिलेशंस विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ अ वैलिड निकाह। मतलब कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर आप शादी या निकाह नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक जो मेजर रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स ओनली, दैट इज कि एट द टाइम ऑफ मैरिज 2 विटनेसेस होने जरूरी हैं। बिना प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस के यहाँ पर वैलिड निकाह खत्म पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी जो रिक्वायरमेंट है 2 विटनेसेस की वो है 2 मेल मेंबर्स, इफ नॉट देन 1 मेल एंड 2 फीमेल, बिकॉज एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल।
अब जब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ निकाह। काइंड्स ऑफ निकाह भी हमारे पास दिए हुए हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहले हम वैलिड निकाह तो डिस्कस कर चुके हैं जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में सही भी बोलते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है दैट इज मुताह मैरिज। मुताह मैरिज होता है टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज। इस तरह के निकाह में जो स्पाउस होते हैं वो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर शादी को चलाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि कुछ समय तक या जब तक कुछ कंडीशंस फॉलो नहीं होती हैं तब तक हम उस रिलेशन को मनाते हैं, अग्रीमेंट चलाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हस्बैंड और वाइफ जो है वो कुछ समय के लिए एक मैरिटल रिलेशनशिप में रहते हैं और वो समय खत्म हो जाने के बाद उनके मैरिटल टाइज जो होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लिए देखने वाली बात है वो ये है कि मेहर क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है तो इस टाइप ऑफ मैरिज में मेहर का पैसा तो वाइफ को मिलेगा ही मिलेगा, शी इज एंटाइटल्ड टू द सेम। लेकिन शादी खत्म होने के बाद जो उसके राइट्स बनते हैं दैट इज मेंटेनेंस या फिर उनके बच्चों की इनहेरिटेंस, वो इस टाइप ऑफ मैरिज में नहीं दी जाती है क्योंकि वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। क्योंकि जब एक बार रिलेशनशिप खत्म हो गया तो उसके आगे हम और कोई भी कंडीशंस या सर्टेनिटीज को नहीं ला सकते हैं। अगला जो टाइप ऑफ निकाह होता है वो होता है हमारा निकाह मिस्यार। निकाह मिस्यार का मतलब होता है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मतलब ये है कि जब दो स्पाउस है, एक कपल है या कोई स्पाउस है, जब वो इस चीज के लिए अग्री करते हैं कि मैरिटल रिलेशनशिप तो इंटैक्ट रहेगा हमारा, लेकिन हम किस तरह से इस रिलेशन को चलाएंगे या फिर हम साथ में कोहैबिटेशन दैट इज एक घर में एक छत के नीचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये वो अपनी कंडीशंस पे मानते हैं, उसको हम कहते हैं निकाह मिस्यार। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया है या कोई भी और वैलिड रीजन है जिसमें उनके पास ये प्रूव करने के लिए है कि इस कारण हम साथ नहीं रह सकते लेकिन हमारा मैरिटल रिलेशनशिप वहीं का वहीं रहना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में वो निकाह मिस्यार के जरिए अपना निकाह पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ पॉलीगैमी। अब कंसेप्ट ऑफ पॉलीगैमी क्या होता है, क्योंकि हमने हिंदू लॉ में पढ़ा था कि एक समय पर एक व्यक्ति एक ही शादी के बंधन में रह सकता है, लेकिन जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कंसेप्ट ऑफ पॉलीगैमी विच इज अ वैलिड फॉर्म ऑफ निकाह। यहाँ पर एक मुस्लिम मेल एक समय पर एक साथ 4 शादियां कर सकता है, दैट इज अ पर्सन कैन मैरी 4 times एंड हैव 4 wives एट द सेम टाइम, राइट। अब इस कंसेप्ट को अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से समझें तो ये है कि आप शादी कर सकते हो, लेकिन अगर कुरान के हिसाब से देखें तो कुरान में इसके कुछ कंडीशंस या जस्टिफिकेशंस लिखे हुए हैं कि किन किन जरिए से या किस किस कंडीशंस को मानते हुए आप इस पॉलीगैमी को मान सकते हो। दैट इज अगर आप एक से ज्यादा शादी कर रहे हो तो आपको अपनी जितनी भी पहले की वाइफ्स हैं उनसे फ्री कंसेंट लेना होगा। फ्री कंसेंट इज उनकी मंजूरी लेनी होगी, तभी आप अगली मैरिज में एंटर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस चीज़ को हमने यहाँ पर उठाया और इस मुद्दे पर हमने बात करी कि अगर हम पॉलीगैमी जैसे कंसेप्ट को अलाउ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये कुरान में भी जस्टिशिएबल है और मानी भी जा रही है, हम किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ कोई भी इंटरफेरेंस एट द लार्ज लेवल नहीं कर सकते। लेकिन सरला मुदगल के केस में ये कहा गया कि अगर हम इस फॉर्म ऑफ मैरिज को वैलिडिफाई कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, तो हमको यहाँ पर जस्टिफिकेशन देनी होगी कि आपने जितना मेहर की रकम पिछली वाइफ्स को दी है उतनी ही मेहर की रकम आप आगे जितनी भी वाइफ्स आएंगी चारों उनको देंगे, तीनों को। और उसके बाद हम इक्विटेबल रिलेशनशिप मान के चलेंगे। इक्विटेबल रिलेशनशिप इज सबको एक जैसा अधिकार, एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए, लाइफस्टाइल सबका सेम होना चाहिए और जो रकम मेहर की तय करी गई है वो एग्जैक्ट रकम अगली बीवियों की भी देनी चाहिए। अब ये तो हो गया प्रोसीजरल एस्पेक्ट, लेकिन अगर हम सरला मुदगल के केस की बात करें तो वहां पर ये बताया हुआ है कि इस टाइप ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट में हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। रिफॉर्म इज कि हमें दोबारा इस चीज पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम ऐसे कंसेप्ट्स को लार्ज लेवल पे जब हम इस चीज़ को अपनाते हैं और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक जिंदगी नहीं बल्कि एक साथ
5 जिंदगियां अफेक्ट होंगी और उनके साथ साथ जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे, उनके भी राइट्स के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठ सकता है। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन हुआ था कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसके लिए कोई जजमेंट नहीं पास हुआ था। इसी के आगे चल के अगर हम देखें तो आता है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज जिसको हम कहते हैं शून्य विवाह। अब कोई भी चीज जो शुरुआत से शून्य है, दैट इज उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो अगर कोई निकाह वैलिड निकाह की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है और उन कंडीशंस में चूक आ गई है, तो उस आधार पर कोई भी अगर निकाह हो रहा है तो वो माना जाएगा कि वो वॉइड मैरिज है या वॉइड निकाह है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर वैल्यू नहीं है तो ना ही मेहर का सवाल उठता है, ना ही मेंटेनेंस का, ना ही इनहेरिटेंस का। और ऐसी टाइप्स ऑफ मैरिजेस को हम बोलते हैं कि वो विवाह शून्य की कैटेगरी में है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी कंडीशन जो आती है वो आती है इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज। इर्रेगुलरिटी आती है कि जब हमारे पास कंडीशंस तो हैं लेकिन हमने उसमें कहीं ना कहीं चूक कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि 15 साल की उम्र हमने रखी है कंसेंट के, मतलब फ्री कंसेंट के साथ शादी करने की, लेकिन अगर हम केवल और केवल हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स की बात करेंगे तो उसमें जो फीमेल है उसके पेरेंट्स की या उसके गार्डियन की फ्री कंसेंट होना यहाँ पर ज़रूरी है, तभी एक मैरिज या निकाह जो होगा वो वैलिडिफाई हो सकता है, ओनली इन केस ऑफ हनाफी सुन्नी मुस्लिम्स। इसके अलावा अगर आप शिया कैटेगरी के हो या कोई दूसरी सुन्नी कैटेगरी के हैं तो आप एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर कर निकाह में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक इर्रेगुलरिटी है जो कि सही करी जा सकती है। एट द सेम टाइम कंसेंट, अगर हम कंसेंट की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन यहाँ पर एक लूप होल हो सकता है कि हमने ऑफर किया, अगले व्यक्ति ने एक्सेप्ट करा, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है ऑफर एक्सेप्टेंस की वो प्रॉपर नहीं है। तो वो जो प्रॉपर कम्युनिकेशन में जो डिस्टर्बेंसेस आई हैं वो क्योरेबल डिस्टर्बेंसेस हैं, दैट इज दे कैन बी क्योर्ड, उनको सही करा जा सकता है सही तरीके से। और इसी वजह से हम कहते हैं कि दीज आर इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ये तो हमारी सारी बात हो गई है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब अगली वीडियो में हमें ये देखना है कि जो कंसेप्ट्स हैं मेन, दैट इज मेहर, इद्दत पीरियड, डाइवोर्स में भी फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, जिसके अंतर्गत रहकर ही हमारा जो मेन कंसेप्ट है तलाकुल बिद्दत का, जिसको हम ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया था। तो ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, और अभी तक का हमने जो भी डिस्कशन करा है वो एक बेसिक ग्राउंड हमारा तैयार हो गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।